Hello guys, myself Manoj. I welcome you all in my channel once more. So in today's video I would like to talk about Troilus and Cressade. Well, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोफ्रे चौसर की सबसे लंबी पोइम, द लॉन्गेस्ट पोइम बाय जोफ्रे चौसर, दैट इज ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, जो कि लिखी गई थी 1380s के दौरान। मतलब कि देखो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं आपको सिंपल इतना बता सकता हूँ कि ये 1384, 5, 6 इन्हीं डेट्स के अंदर लिखी गई है। तो सबसे पहले इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जाम। देखिए, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, स्पेलिंग पर फोकस कीजिए। ट्रॉयलस एंड क्रिसेड ये लॉन्गेस्ट पोइम है बाय जोफ्रे चौसर। ये एक एपिक पोइम है और इसे हम ट्रेजिक लव स्टोरी भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, ट्रेजिक लव स्टोरी भी बोल सकते हैं। और ये रीटेल स्टोरी है। रीटेल स्टोरी का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले होमर ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। होमर ने ट्रॉयलस एंड क्रिसेड को बताया था अपनी बुक के थ्रू। उसके बाद फिलिस्ट्रेटो, ये एक बोकाशियो की एक पोइम है जिसके अंदर इनका जिक्र मिलता है। उनके बाद जोफ्रे चौसर ने ट्रॉयलस एंड क्रिसेड को मिडिल इंग्लिश में लिखा था, और ये एक एपिक पोइम है जो कि रीटेल करती है, मतलब उनकी कही गई स्टोरी को दोबारा से यहाँ पर रीटेल किया गया है। इसको लिखने में जोफ्रे चौसर ने राइम रॉयल स्टैंजा का यूज किया है, जिसके बारे में आपको अक्सर पता होगा, अदरवाइज मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रॉयलस एंड क्रिसेड जो है वो एक एपिक पोइम है। ट्रॉयलस एंड क्रिसेडा ये एक प्ले है। ये एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और रॉबर्ट हेनरीसन ने भी एक नैरेटिव पोइम लिखी थी जिसका नाम है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। तो ये आप याद रखना, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, ट्रॉयलस एंड क्रिसेडा एंड द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। तो इस प्रकार ये कंफ्यूजिंग मतलब करने वाली चीजें हैं जो मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दी है। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड इज एन एपिक पोइम बाय जोफ्रे चौसर विच रिटेल्स in Middle English the tragic story of the lovers Troilus and Cressade set against a backdrop of war during the siege of Troy। देखिए, आपको अगर इस पूरी जो पोइम को अगर समझना है तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा प्लॉट जो है लगभग आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको कवर करूं जितना हम नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ट्रॉयलस एंड क्रिसेडा, ट्रॉयलस जो होता है वो ट्रॉय का प्रिंस होता है। इनके फादर का नाम होता है प्रियम। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इतना ही समझिए कि ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, लव स्टोरी है, ट्रेजिक लव स्टोरी है। और क्रिसेडा जो होती है वहाँ के एक प्रोफेट होते हैं, वहाँ के एक जो पुराने टाइम में क्या होता था, एक अपोलो का देवता होता था। ठीक है, अपोलो का एक मंदिर होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेट बैठते थे। प्रोफेट का काम होता है कि भविष्यवाणी करना। तो वो जो प्रोफेट होता था उनकी बेटी थी क्रिसेड। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है वो कुछ इस हिसाब से रखी गई है जैसे कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। ठीक है, ट्रॉय को चारों तरफ से घेर लिया गया है, और ट्रॉय को जो जिन्होंने घेराव किया है ट्रॉय के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया है उनका नाम है ग्रीक्स। तो ग्रीक के जितने भी बड़े बड़े वॉरियर्स हैं उनके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर एंड इट इज ए स्टोरी ऑफ ट्रॉयलस वॉरियर फॉल्स इन लव विद ए यंग ब्यूटीफुल विडो क्रिसेड। देखिए, ये जो क्रिसेड होती है ये बहुत प्यारी ब्यूटीफुल लड़की होती है। और ट्रोजन वॉर के दौरान जो ट्रॉयलस होता है, ट्रॉयलस बड़ा ही देखो, शुरुआत में ट्रॉयलस के बारे में ये कहा गया है कि वो प्यार के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, और ये बड़ा फील करता है कि मैं किसी के प्यार में मतलब नहीं पड़ूंगा। इस टाइप से इनकी एटीट्यूड और इसकी थिंकिंग होती है। मगर जब ये क्रिसेड को देखता है तो ही इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद हर, एंड इतना ज़्यादा प्यार गहरा हो जाता है कि वो इसके लिए जीना मरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्रिसेड बट इवेंचुअली ही हैड बीन रिसीव्ड बाय द लेडी। देखिए, आगे चलकर क्या होता है, ट्रॉयलस को क्रिसेड, ठीक है, ट्रॉयलस को
क्रिसेड जो है वो डिसीव करती है, वो बिट्रे करती है, वो इसके साथ धोखा करती है, और जो ट्रॉयलस होता है वो भाई युद्ध में लड़ता लड़ता मारा जाता है। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है, देखिए याद रखने वाली सिंपल सी बातें हैं कि ये राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है, और ये लॉन्गेस्ट पोइम है जोफ्रे चौसर की, जो कि ट्रोजन वॉर के दौरान इसकी सेटिंग को रखा गया है। और इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर चौसर एक मैसेज देता है दैट विमेन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वुमेन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है अपने इस लॉन्गेस्ट पोइम के द्वारा। दिस पोइम इज ऑफन कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ द फ्रेज। इसके अंदर एक फ्रेज क्रिएट होता है, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, मतलब हर एक अच्छी चीजों का एक अंत आता है। तो इस प्रकार से ये फ्रेज जो था वो बना था, तो ये याद रखिए, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 6th पॉइंट देखिए, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड जो है ना, ओरिजिनली वो राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई थी, और इसको सबसे पहले इसका जो ट्रॉयलस एंड क्रिसेड के बारे में जब हमें पता लगता है वो होमर के द्वारा पता लगता है, और होमर ने ट्रॉयलस एंड क्रिसेड का कैरेक्टर को क्रिएट किया था। और उसके बाद होमर एक इटालियन पोइट है, तो देखिए मैंने सॉरी एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रॉयलस एंड क्रिसेड के बारे में सबसे पहले जो एक कैरेक्टर है, इनके बारे में डिस्कशन किया था होमर ने, और होमर एक ग्रीक राइटर है, पोइट है। और उसके बाद होमर के बाद में एक इटालियन पोइट है जिनका नाम है बकैशियो। बकैशियो ने इल फिलिस्ट्रेटो के अंदर इनका जिक्र किया, तो तभी तो इसको रीटेल बोलते हैं। जोफ्रे चौसर ने क्या किया, अपने इटालियन पीरियड के दौरान जब वो इटली गए थे, तो वहां पर जाके वो ही गॉट इन कांटेक्ट विद दांते, बकैशियो, पेट्रार्क एंड ऑल। तो उस दौरान जब चौसर इनके कांटेक्ट में आया, तो उन्होंने शायद मे बी बुक्स पढ़ी थी या जो भी है। उसके बाद चौसर डिसाइडेड कि दैट आई विल राइट समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि चौसर ने रीटेल किया है इसको, और राइम रॉयल स्टैंजा का यूज किया है। और ये एक चौसर की बड़ी थकाऊ सी पोइम है, बहुत लंबी पोइम है, इसके लिए बोला जाता है टायरसम। टायरसम का मतलब होता है कि थका देने वाली पोइम है। तो ये एक रीटेल है, तो ये याद रखिए। इल फिलोस्ट्रेटो जो कि बकैशियो का एक वर्क है, जिसके अंदर ट्रॉयलस एंड क्रिसेड के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन हुआ है। और इस प्रकार जोफ्रे चौसर ने इससे इन्फ्लुएंस होकर इसको हमारे मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इसको लिखा था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए। अब मैं आपको कुछ कैरेक्टर, वहां का जो प्लॉट है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए आपके राइट साइड में, मेरे कर्सर की तरफ देखिए, आपके राइट साइड में जो ये पर्सन है, इनका नाम मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। इनके नाम को जानने से पहले सिंपल एक बात याद रखिए। देखिए अपोलो एक मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर ये प्रोफेट होते हैं। ठीक है, प्रोफेट होते हैं। तो उस प्रोफेट का जो मतलब इस प्रोफेट का जो नाम है, तो ये प्रोफेट का नाम होता है कैल्कस। देखिए CALCHAS, कैल्कस। तो इस प्रोफेट का नाम याद रखिए, इसका नाम होता है कैल्कस, और इनकी बेटी होती है क्रिसेड। ठीक है, याद रखिए, मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ। देखिए मैप में देखते हैं हम लोग। मैप के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, पहले तो ग्रीक की तरफ चलते हैं। ये हमारा है ग्रीस, और ग्रीस में अगर आप राइट साइड में ये देखेंगे, जो रेड कलर का जो पॉइंट मार्क नजर आ रहा है, ये है एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय। देखिए पूरा सीन समझिए, होता क्या है कि ट्रॉय जो एंशिएंट सिटी है, अब तो शायद इसको टर्की बोलते हैं, आई थिंक ये टर्की है, मतलब जो कंट्री के अंदर है। पहले हम बात करते हैं ट्रॉय की। ट्रॉय के ऊपर होता क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रीस के, ये ग्रीस आपका देखिए, आपके लेफ्ट साइड में ये ग्रीस है और ये ट्रॉय है। तो आप ये पूरा मैप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कहानी ऐसे बनती है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, जो ग्रीक के जो वॉरियर हैं उसका नाम है अखिनीस। ठीक है, अखनीस जो होता है वो एक राजा होता है, उसका ब्रदर होता है मेनेलोस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बड़े सिंपल तरीके से, कहानी को समझिए। होता क्या है कि एक तरफ ट्रॉय होता है और एक तरफ होता है ग्रीस।
ठीक है। तो ग्रीक के अंदर कुछ महारथी होते हैं, कुछ वॉरियर होते हैं, और उसकी सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमें कि आपस में लड़ते क्यों है, रीजन क्या होता है इसका। रीजन ये होता है कि वहां का ग्रीक का एक राजा होता है अकनीज। अकनीज एक राजा होता है, उसका एक ब्रदर होता है मैनेलोस। मैनेलोस की एक वाइफ होती है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है, उसका नाम होता है हेलन। हेलन के बारे में हमने ये सुना है बचपन से कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, शी वॉज। एंड हेलन मैनेलोस की वाइफ होती है, और मैनेलोस काफी एज्ड पर्सन होते हैं। होता क्या है, यहां से जो ट्रॉय होता है, किंग ऑफ ट्रॉय है, तो किंग ऑफ ट्रॉय होता है प्रियम, राजा प्रियम। ठीक है, एक बूढ़ा राजा होता है, प्रियम राजा होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। नंबर 1 हेक्टर, पेरिस, ट्रोइलस, डिफोबस एंड कैसेंड्रा। कैसेंड्रा जो होती है वो 5th बेटी होती है, ये प्रियम की बेटी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, प्रियम जो होता है वो ट्रॉय का राजा होता है, और उसके 4 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। अब होता क्या है, जो प्रियम और हेक्टर एक बार ग्रीस मतलब स्पार्टा की, जो मैंने अभी आपको बताया, अखनीज जो होता है, अखनीज उसका मैनेलोस नाम का एक ब्रदर होता है, उसके यहाँ पार्टी में जाता है, और उनके यहाँ पार्टी में जाता है, वहां पर ये उनकी वाइफ हेलन को देखता है, और हेलन को देख के जो पेरिस होता है, ये प्रिंस होता है ट्रॉय का, पेरिस होता है, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। तो प्यार में पड़ने के बाद ये हेलन को अपने साथ ट्रॉय ले आता है, जहाज के अंदर, पानी की जहाज में ट्रॉय ले आता है। तो 2 दिन के बाद जब मैनेलोस को वो अपनी वाइफ नजर नहीं आती, तो वो पता करता है, उसको पता लगता है कि भाई हेलन को पेरिस अपने साथ ले गया। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है हाउ डेयर, ये ट्रोजन जो पेरिस है, इसने मेरे साथ तो धोखा किया, मेरी वाइफ को ले गया। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा डिच्ड, बिट्रेयल मतलब बिट्रेड समझता है कि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, अपमान हुआ है मेरा। तो ये अपने ब्रदर के पास जाता है, अखनीस के पास। अखनीस बड़ा ही ताकतवर होता है, पूरा का पूरा जो ग्रीस है वो इसके कब्जे में होता है, अंडर में होता है। और इस पर्टिकुलर ये जो मतलब ये जो जितने भी ग्रीक हैं, ग्रीक के अंदर आपने वॉरियर के नाम सुने होंगे, अक्लीज बहुत जबरदस्त वॉरियर होता है, और एक डायोमीड होता है यहाँ पर, ये भी एक वॉरियर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैनेलोस जो होता है वो उसकी वाइफ हेलन वो ले जाता है पेरिस, ट्रॉय। तो मैनेलोस जो होता है वो अपने ब्रदर को बोलता है, और उसको बोलता है कि हमें आक्रमण करना है, किस पे, ट्रॉय के ऊपर। तो अखनीस बोलता है कि ट्रॉय के ऊपर आक्रमण करना कोई मतलब आसान काम नहीं है, मतलब ट्रॉय के ऊपर आज तक किसी ने विजय हासिल नहीं की। तो जो अखनीस होता है वो काफी सारे लोगों को, काफी सारे जो दूसरे देश के जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सेना के साथ, ठीक है, बहुत बड़ी सेना के साथ उन पे आक्रमण करने की सोचता है। तो इस प्रकार जो पूरा का पूरा सीन देखिए कि अखनीस जो होता है वो भाई अपनी पूरी सेना के साथ ट्रॉय के समुद्र के किनारे, देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी दोबारा मैप की तरफ देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये ट्रॉय होता है, मेरे कर्सर की तरफ ये ट्रॉय है, और ट्रॉय के यहां तक आ जाते हैं ये ग्रीस, ठीक है, अपने जहाजों का बेड़ा उठाकर यहां तक आ जाते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार का बहुत बड़ा किला होता है, वहां पर आकर ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आते ही लड़ने लग जाते हैं, आने के बाद वो एक प्रकार से बातचीत करते हैं एक दूसरे पे, मतलब एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता, सिर्फ इतना समझिए कि ऐसा नहीं होता कि वहां पर आते ही एक दूसरे को अटैक कर देते हैं, बट कुछ समय लेते हैं वो, बट यहाँ पर अपने कैंप सेट कर लेते हैं, ये कैंप लगा लेते हैं। ध्यान देना कि ये जो ग्रीस होते हैं ये पानी के रास्ते से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर इसके समुद्र के किनारे पर अपने कैंप को बना लेते हैं। तो कैंप को बनाने के बाद फिर वो आपस में बातचीत करते हैं कि तुमने ये किया वो किया, इस टाइप से कहानी चलती है। और एक बात तो मैंने ये भी सुनी थी, मतलब मैंने एक मूवी में देखा था कि हेक्टर जो होता है वो ट्रॉय का बहुत मतलब जो प्रियम होता है उसका सबसे बड़ा बेटा होता है, और ये बहुत मतलब शक्तिशाली वॉरियर होता है, ठीक है, और ये ट्रोजन आर्मी का लीडर भी होता है। तो हेक्टर जो होता है, और वहां से अगर ग्रीक की बात करें तो अक्लीज जो होता है, अक्लीज के बारे में तो आपने सुना होगा, अक्लीज इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक द ब्रिलियंट वॉरियर इन द वर्ल्ड। तो अक्लीज चैलेंज करता है हेक्टर को, तो इनकी 1-to-1 फाइट होती है, ठीक है, डुअल होता है इनका, एक फाइट होती है अच्छी, तो उसमें हेक्टर मारा जाता है। तो इस प्रकार से कहानी होती है। अब देखिए होता क्या है, अब हम वापस आते हैं ट्रोइलस एंड क्रिसेड की तरफ। अब याद रखना, हेक्टर
और युद्ध का कारण आपको पता लग गया कि जो पेरिस होता है वो हेलन को ले जाता है और हेलन के प्यार में पड़कर उसको अपने ट्रॉय ले जाता है। तो वहां से मेनेलॉस अखनीस के साथ पूरी की पूरी सेना लेके ट्रॉय पहुंच जाता है और वहां पर युद्ध चलने लग जाता है इस टाइप से। तो अब इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो कैल्कस होता है, देखिए इसकी तरफ देखिए, ये कैल्कस होता है। कैल्कस प्रियम, राजा प्रियम को बोलता है, जो ट्रॉय का राजा होता है उसको बोलता है कि भाई मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, मतलब मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, शायद इस युद्ध में ट्रॉय वाले हार जाएंगे। तो ये चुपचाप डर के मारे वहां से भाग जाता है और जाकर ग्रीक वाले कैंप में जाकर सेट हो जाता है कि चलो मैं बच जाऊंगा। और ये गधा क्या करता है, अपनी बेटी क्रिसेड को छोड़ देता है। ठीक है, अब क्रिसेड जाती है प्रियम, राजा प्रियम और हेक्टर के पास कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे फादर ने हमारे साथ धोखा किया। तो हेक्टर और प्रियम इनको माफ कर देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद ये विडो होती है, मतलब ये विधवा होती है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और इसी बीच हेक्टर, पेरिस और ये सारे बिजी होते हैं मतलब युद्ध की स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में। तो जो ट्रॉयलस होता है वो सबसे यंगेस्ट सन होता है, सबसे छोटा लड़का होता है प्रियम का, जो ट्रॉय का राजा होता है प्रियम। तो ये बोलता है कि भाई मैं आपको सिंपल इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। ये बोलता है कि भाई मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता क्योंकि प्यार एकदम बेकार चीज है। इस प्रकार जो क्यूपिड होता है, जो जिसको हम लोग जो प्यार का देवता मानते हैं, क्यूपिड जब देखता है कि ट्रॉयलस ऐसी बात कर रहा है तो उसको बड़ा मतलब बुरा लगता है और वो इसको कहता है कि तुम्हें अब प्यार होगा। तो वो ट्रॉयलस को क्रिसेड के प्यार में मतलब ही फॉल्स इन लव विद क्रिसेड। क्यूपिड मेड ट्रॉयलस फॉल इन लव विद क्रिसेड। इस टाइप से कहानी बनती है। तो आपको कहानी लगभग जो समझ में आ ही गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद फिर हम थोड़ा सा मैं वन बाय वन आपको विकिपीडिया की जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर। देखिए 8 पॉइंट देखिए, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड पेंडोराज रिवील मैच्योरिटी ऑफ चौसर्स नैरेटिव स्किल्स एंड, ये पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखिए ट्रॉयलस एंड क्रिसेड जो है वो राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है। और राइम रॉयल जो स्टैंजा है ये इस प्रकार का जो स्टैंजा है कि इसका सबसे पहले यूज, देखिए इसका सबसे पहले यूज किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, उस समय जो स्कॉटलैंड के राजा होते थे किंग जेम्स, उनको बड़ा इंटरेस्ट था लिखने का। तो राइम रॉयल स्टैंजा कहा जाता है, बनाया तो शायद चौसर ने था, सबसे पहले यूज किया था किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मगर इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, सबसे पहला यूज जो किया था वो चौसर ने किया था। ठीक है, ये 7 लाइन स्टैंजा होता है, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल आपको याद रखना है, इसमें ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है और 7 लाइन होती है इसमें। और उसके अंदर जैसे 4 और 3 या फिर 3 2 2 इनके जोड़े बनते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, 4 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, इसको या तो 4 का जोड़ा बनेगा या 3 का जोड़ा, 4 और 3 7, या फिर 3 2 और 2, मतलब एक 3 और फिर 2 2, मतलब 2 कपलेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये 4 7 हो गए। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि राइम रॉयल जो स्टैंजा है उसका सबसे पहले यूज, ठीक है, सबसे पहले यूज किंग जेम्स ने किया था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, और चौसर ने इनका इन्वेंशन किया था। और एडवर्ड थ्री याद है आपको, 1327 पर गद्दी पे बैठा था, एडवर्ड 3 ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद किंग जेम्स 1 ऑफ स्कॉटलैंड ने इसका यूज किया। उसके बाद चौसर ने इसका सबसे पहली बार यूज किया, इंग्लैंड के अंदर, ये बात याद रखिए। और किंग जेम्स 1 ऑफ स्कॉटलैंड है, उन्होंने किंग्स स्क्वेयर, द किंग्स बुक 1424 में लिखी गई थी ये बुक, उसके अंदर इसका यूज किया था। बस ये आप इतना याद रखिए, दैट्स इनफ। तो लीजिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि ये कोर्टली रोमांस है और मैटर ऑफ रोम साइकिल है, ये पार्ट मैटर ऑफ रोम साइकिल का पार्ट है, तो ये बात याद रखिए। और इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स इट, ये 5 बुक्स में लिखी गई है। और फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश इन वर्स, तो पहली ये नॉवल कंसिडर किया जाती है, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड को पहला नॉवल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, बट इन वर्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट है, जॉन गावर, ठीक है, जॉन गावर जो थे ना, जॉन गावर,
वो भाई चौसर के काफ़ी अच्छे करीबी निकट निकट दोस्त थे। तो इस ट्रॉयलस एंड क्रिसेड को डेडिकेट किया है चौसर ने जॉन गावर को। तो ये बात याद रखिए। तो लीजिए हम आगे, एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर, उसमें पूछा गया था कि वाई दिस राइम रॉयल इज कॉल्ड राइम द रॉयल। क्वेश्चन ये था कि राइम रॉयल को राइम द रॉयल क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कारण ये था क्योंकि चौसर ने राइम रॉयल को बनाया, ठीक है, फिर एडवर्ड थ्री से इसको अप्रूव करवाया, ठीक है, एडवर्ड थ्री से अप्रूव करवाया, और उसके बाद किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने इसका सबसे पहली बार यूज किया। तो किंग जेम्स अपने आप में एक रॉयल पर्सनैलिटी हो गया ना, और एडवर्ड थ्री भी रॉयल थे, मतलब वो अथॉरिटी थे, राजा थे। तो उनके अप्रूव करवाने के कारण इसके साथ रॉयल नाम जुड़ने लगा। तो उन्होंने किंग जेम्स ऑफ वन ऑफ स्कॉटलैंड ने किंग स्क्वायर के अंदर इसका यूज किया है। तो ये बात याद रखिए सिंपली। और इसकी सेटिंग के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही है। लीजिए आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा प्लॉट हम डिस्कस करते हैं। देखो मोटा मोटा मैं आपको विकिपीडिया की जो प्लॉट है वह इतना इनफ है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए कैल्कस मैंने आपको बताया था क्रिसेडा के फादर होते हैं, और वो एक प्रोफेसी करते हैं, बट वो प्रोफेसी किसी को बताते नहीं है, ठीक है। उनको पता लग जाता है कि भाई ट्रॉय अब विनाश के करीब है। तो वो फटाफट ट्रॉय को छोड़कर ग्रीक की जो कैंप होता है वहां पर जाके उनके फेवर में चले जाते हैं, और वो ट्रॉय को अबंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, जो क्रिसेड होती है उनकी डॉटर होती है, वो भाई मतलब अपने फादर की जो बिट्रेयल है, उनके फादर ने जैसे ट्रॉय को धोखा दिया है, तो इस प्रकार से वो प्रियम के पास जाती है और हेक्टर के पास जाती है कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया है, मतलब हमारे साथ ऐसा किया है। तो इस प्रकार वो उस चीज को नॉर्मली कहते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारा क्या कसूर है, इट्स ओके। अब क्या होता है, ट्रॉयलस एक वॉरियर होता है ट्रॉय का, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो पब्लिकली प्यार का मजाक उड़ाता है, मॉक करता है कि प्यार मैं, मतलब वो एक सिंपल से एक बात बोलता है कि प्यार व्यार हमारे, मतलब हम जैसों के लिए नहीं होते हैं, और हम प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखते। तो इस प्रकार क्या होता है, जो प्यार के जो देवता होते हैं क्यूपिड, उनको गुस्सा आता है, वो पनिश करते हैं, और वो जानबूझकर है ना ट्रॉयलस को क्रिसेड के प्यार में डाल देते हैं, और इसको श्राप देते हैं कि भाई तुम्हें क्रिसेड के प्यार में पड़ने के बाद तुम्हें इसका प्यार कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये, और एक बार क्या होता है कि क्रिसेड जो होती है वो एक टेम्पल में पूजा कर रही होती है। तो वहां पर आसपास जो ट्रॉयलस होता है वो जा रहा होता है, तो वहां से उसको देखता है, और देखकर वो प्यार में पड़ जाता है। तो इस प्रकार उसकी फिर क्या होता है, ट्रॉयलस की हेल्प करता है पेंडारस। पेंडारस कौन होता है, वो भाई कैल्कस का ब्रदर, और कह सकते हैं कि क्रिसेड के अंकल होते हैं। वो उसकी बड़ी हेल्प करता है कि भाई लेटर वेटर एक्सचेंज करने में, ट्रॉयलस और क्रिसेड लेटर लिखते हैं काफी सारे, तो वो एक्सचेंज करने में और उनको करीब लाने में बड़ी हेल्प करता है। और इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। लास्ट में क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि फिर एक बात आपको याद रखनी है इसमें, एक वहां पर एक एंटीनोर नाम का एक सोल्जर होता है, ठीक है, वो ट्रॉय से होता है। उसको ग्रीक वाले अपने कब्जे में ले रखा होता है काफी समय से। तो वो जब कैल्कस ग्रीक की जो कैंप होता है उनके कैंप में जाता है, तो वो सोचता है कि भाई मैंने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया ट्रॉय के पास, तो मैं कैसे उसको यहाँ कैंप में, अपने ग्रीक कैंप में मैं कैसे लेकर आऊं। तो वो उनसे सौदा करता है ट्रॉय वालों से कि भाई तुम्हारा एक एंटेनोर नाम का एक सिपाही है, एक वॉरियर है, हम उसको छोड़ देंगे, हम मेरी बेटी को वहां भेज दो, ग्रीक कैंप में भेज दो। तो इस प्रकार पहले तो हेक्टर और प्रियम काफी ज्यादा इस चीज पे नाराज होते हैं, वो मना करते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बट बाद में वो मान जाते हैं। इस प्रकार जो क्रिसेड होती है, जो प्यार में होती है ट्रॉयलस के, और ट्रॉयलस भी बहुत ज्यादा प्यार करता है क्रिसेड से। तो क्रिसेड उसको बोलती है कि चलो 10 दिन के अंदर मैं अपने फादर को किस प्रकार मनाकर मैं ट्रॉय वापस आ जाऊंगी, ट्रॉय के कैंप में वापस आ जाऊंगी। बट ऐसा होता नहीं। वो वहां पर जाके एक डिफोबस नाम का एक पर्सन होता है, जिसका नाम होता है कैसेंड्रा, सॉरी, एक वहां पर एक्चुअली होता क्या है, एक ग्रीक आर्मी के अंदर एक पर्सन होता है ग्रीक कैंप के अंदर, जिसका नाम होता है डायोमीड, ठीक है। डायोमीड उसको बोलता है क्रिसेड को, क्योंकि अभी क्रिसेड जो होती है वो ग्रीक कैंप में होती है। तो
तो बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि ये ट्रॉय के ऊपर हम हमला करने वाले हैं, तो ट्रॉय तो बिल्कुल बचने वाला नहीं है, ठीक है, और तुम फालतू में ही मतलब बार बार ट्रॉयलस ट्रॉयलस चिल्ला रही हो, कुछ नहीं होने वाला, वो मरने वाला है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार डायोमीड जो होता है ना वो उसको कन्विंस कर लेता है और वो क्रिसेडा उसके प्यार में पड़ जाती है इस प्रकार। तो कुछ समय के बाद ट्रॉयलस को उसका पता लगता है कि भाई मुझे क्रिसेड ने धोखा दे दिया, बट वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। और लास्ट में यही कहा, मतलब सिंपल से एक बात कहूंगा कि ये जो ऑलमोस्ट यही कहानी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा इसके अंदर मत जाइए, सिर्फ इसके कैरेक्टर को याद रखिए, ठीक है। और जो सेटिंग है इसकी, वो ट्रॉय का जो वॉर है वो इसकी सेटिंग को रखा गया है। और एक बात याद रखिए, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड का जो सबसे पहले यूज होमर ने किया था, होमर ग्रीक से था। उसके बाद एक इटालियन पोइट था बकैशियो, जिसने इल फिल स्ट्रैटो के अंदर इसका जिक्र किया, इसका डिस्कशन किया है। उसके बाद इसको रीटेल किया जॉफ्रे चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो आई थिंक ये इनफ है। इसके बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत है, ये काफ़ी है। सो गाइज इस वीडियो के माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल यू कि दैट टाइम टू टाइम आई बी विद यू विद न्यू टॉपिक्स जो भी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नया डिस्कस करता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।